हेलो एवरीवन, आई एम प्रिया एंड वेलकम बैक टू मैनेजमेंट प्लस। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कंसीडरेशन को डिटेल में, लाइक इट्स मीनिंग, डेफिनेशन एंड एसेंशियल एलिमेंट्स। इससे पहले मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के और भी बहुत सी वीडियोस को अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे। अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसका लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगी, वहां से आप देख सकते हैं। चलो फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन। देखो, जब हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को शुरू करा था तो वहां पे पढ़ा था कि सबसे मेन चीज क्या होता है, सबसे फर्स्ट चीज क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट में, ऑफर। ऑफर एक पार्टी करती है, दूसरी पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है, जिसको कि हम एक्सेप्टेंस बोलते हैं। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू प्रॉमिस। जब कोई प्रॉमिस किया जाता है दो पार्टीज के बीच में, तो वो प्रॉमिस किसी कंसिडरेशन के बिहाफ में किया जाता है। मींस कि उस अग्रीमेंट में आने का, उस प्रॉमिस को करने का कोई ना कोई रिटर्न चाहिए होता है दोनों ही पार्टी को। तो वो जो समथिंग इन रिटर्न होता है, यानी कि एक अग्रीमेंट में आने के पीछे का जो मेन मोटिव होता है, कुछ रिटर्न में पाने का जो मोटिव होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंसिडरेशन। जब अग्रीमेंट में आ रहे हैं तो उस अग्रीमेंट के बदले आपको जो चीज मिल रहा है, दैट इज कंसिडरेशन। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं ए और बी का। ए ने अग्री करा बी को कि ए अपनी कार को 50,000 रुपए में बी को बेचेगा। ठीक है, ये दोनों के बीच एक प्रॉमिस हुआ। प्रॉमिस करने वाला ए और किसको प्रॉमिस किया गया, बी को। ठीक है, अब ए ने बी को प्रॉमिस किया तो ए का कंसिडरेशन इस प्रॉमिस में आने के पीछे का क्या होगा, वो भाई कार को बेच देगा, तो उसको कार के बदले क्या मिलने वाला है, बेचने के बदले 50,000 रुपए मिलने वाले हैं। और बी उस कार को खरीद लेगा 50,000 में, तो उसका क्या कंसिडरेशन है, उसको एक कार मिल जाएगी। मींस व्हाट, कि दोनों ही पार्टी जब प्रॉमिस कर रही हैं एक दूसरे को किसी काम को करने का, एक अग्रीमेंट कर रही हैं, तो दोनों को कोई ना कोई रिटर्न मिल रहा है, कोई ना कोई फायदा हो रहा है इस अग्रीमेंट में आने का। तो रिटर्न में क्या मिल रहा है, ए को 50,000 रुपए और बी को कार। तो कोई भी अग्रीमेंट में पार्टी आती है तो चाहिए कि उनको कुछ रिटर्न में मिले। That something in return is called as consideration. तो कंसिडरेशन किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए नेसेसरी है। किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन का इंक्लूजन बहुत ही जरूरी है, और ये कंसिडरेशन सारी पार्टीज के लिए होनी चाहिए जो भी पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व होती हैं। चलिए देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन। सबसे पहले देखते हैं, अकॉर्डिंग टू ब्लैकस्टोन, कंसिडरेशन इज द रिकम्पेंस गिवन बाय द पार्टी कॉन्ट्रैक्टिंग टू द अदर। रिकम्पेंस का मतलब होता है बदले में। कंसिडरेशन क्या है, जो भी पार्टीज एक कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व हैं, उनको उस कॉन्ट्रैक्ट के बदले जो दिया जा रहा है, जो मिल रहा है, दैट इज कंसिडरेशन। यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट के बदले में जो पार्टीज को उसके रिटर्न में मिल रहा है, दैट इज कंसिडरेशन। अब देख लेते हैं टेक्निकल डेफिनेशन, जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन डी ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 देती है कंसिडरेशन के बारे में। वो क्या है, when at the desire of the promisor, the promisee or any other person has done or abstained from doing. Means what, जब प्रॉमिसर के इच्छा पे प्रॉमिसी या किसी और पर्सन ने कोई काम करा है या फिर कोई काम नहीं करा है, ठीक है, और does or abstained from doing or promises to do or abstained from doing something, such act or absence or promise is called a consideration for the promise. या वो काम कर रहा है या वो काम आगे नहीं करेगा, या फिर वो प्रॉमिस कर रहा है कि वो काम करेगा या फिर वो काम नहीं करेगा, इस तरह के एक्ट को हम क्या बोलते हैं, कंसिडरेशन बोलते हैं, किसी प्रॉमिस के अगेंस्ट में। ठीक है, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि कंसिडरेशन तीनों सेंस में डील किया जा रहा है। पहले वाले में पास्ट टेंस में डील किया जा रहा है, फिर प्रेजेंट टेंस में डील किया जा रहा है, और उसके बाद फ्यूचर टेंस को कंसिडर किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं, दैट इज एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। मीन्स कि जो वैलिड कंसिडरेशन मूव करता है वो किसके डिजायर पे मूव करता है, प्रॉमिसर के डिजायर पे, यानी प्रॉमिसर के इच्छा पे मूव करता है। एक वैलिड कंसिडरेशन को फ्रेम करने के लिए जरूरी है कि कंसिडरेशन जो मूव करे वो प्रॉमिसर के इच्छा से करे, ना कि किसी थर्ड पार्टी के इच्छा से करे।
ठीक है, इसमें एक बहुत ही फेमस केस था, दैट इज दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव का। तो ये केस क्या था कि बलदेव ने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए थे मार्केट को कंस्ट्रक्ट करने पे, और ये मार्केट कंस्ट्रक्ट करने का जो ऑर्डर दिया गया था वो उस टाउन के कलेक्टर के द्वारा दिया गया था। फिर जब मार्केट कंस्ट्रक्ट हो गया तो उस शॉप में दुर्गा प्रसाद नाम के एक व्यक्ति ने एक दुकान खरीद ली और प्रॉमिस किया कि वो बलदेव को कमीशन पे करेगा। कैसा कमीशन? जो भी सामान वो अपने दुकान में बेचेगा उस पे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कमीशन वो दुर्गा प्रसाद को पे करेगा, सॉरी बलदेव को पे करेगा। अब दुर्गा प्रसाद ने बलदेव को पैसे नहीं दिए तो बलदेव ने शूट फाइल कर दिया केस में कि भाई मुझे इसने प्रॉमिस किया था कि हम पैसे पे करेंगे पर इसने पे नहीं किया। कोर्ट ने क्या डिसाइड किया कि दुर्गा प्रसाद ने प्रॉमिस किया कि वो बलदेव को कमीशन पे करेगा, पर बलदेव के तरफ से तो कोई कंसिडरेशन नहीं मिला दुर्गा प्रसाद को। सो इट वाज हेल्ड दैट देयर वाज नो कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस मेड बाय दुर्गा प्रसाद। इसमें दुर्गा प्रसाद का क्या कंसिडरेशन है? कोई कंसिडरेशन नहीं दिख रहा। दैट मीन्स कि यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, वैलिड ये था ही नहीं, क्योंकि जो मार्केट कंस्ट्रक्ट किया गया वो दुर्गा प्रसाद के डिजायर से तो किया नहीं गया था। ये कंसिडरेशन ये फिक्स उसके बिहाफ में किया नहीं गया था कि हाँ भाई मार्केट कंस्ट्रक्ट करने का जो पैसा होगा इसके लिए हम आपसे पैसे लेंगे। ये जो कंस्ट्रक्शन किया गया था वो किसके बेसिस पे किया गया था? वो टाउन के कलेक्टर के कहने पे किया गया था, ना कि दुर्गा प्रसाद के कहने पे किया गया था। दैट मीन्स यहाँ पे ये कोर्ट में जो केस हुआ ये क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया, क्योंकि ये दुर्गा प्रसाद के डिजायर पे नहीं किया गया था कंसिडरेशन। आगे देखिए, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। कंसिडरेशन प्रोमिसी के तरफ से भी मूव हो सकती है या किसी और पर्सन के तरफ से भी मूव हो सकती है। जब तक एक प्रॉमिस में कंसिडरेशन है, मींस की प्रॉमिस में कंसिडरेशन होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि कौन दे रहा है, कोई भी दे सकता है, कोई थर्ड पार्टी भी दे सकती है, लेकिन कंसिडरेशन फाइनली होना चाहिए। ठीक है, अब एक केस था डटन वर्सेस पूले। इसमें क्या था कि एक पर्सन जिसके बेटी की शादी होने वाली होती है तो वो भाई शादी के लिए पैसे अरेंज कर रहा होता है, तो उसके सन ने प्रॉमिस किया कि देखो आप पैसे अरेंज करने में वुड्स को ना बेचो, लकड़ियों को ना बेचो, अगर आप इसको नहीं बेचते हो तो हम इसके बदले आपको 1000 पाउंड देंगे अपने सिस्टर को। मतलब अगर आप इस लकड़ियों को नहीं बेचोगे तो इसके बदले मैं अपनी बहन को 1000 पाउंड दूंगा। ठीक है, तो जैसा बेटे ने कहा फादर ने वैसा एज अकॉर्डिंग कर दिया, लेकिन बेटे ने ये अमाउंट पे नहीं किया क्योंकि यहाँ पे कंसिडरेशन था। ठीक है, तो ये फादर को उसको देना चाहिए था, मतलब फादर को जो प्रॉमिस किया था कि वो अपनी बहन को 1000 देगा, नहीं दिया, तो उसने ये प्रॉमिस तोड़ दिया। तो इस बेसिस पे जो डॉटर थी, जो उसकी बहन थी, ऑन द ड्यू ऑफ टाई ऑफ ब्लड बिटवीन देम, तो ये जो सिस्टर थी उसकी, उसने क्या किया, इस ग्राउंड पे उसने केस फाइल किया कि भाई अब मेरा जो प्रॉमिस है उसका पूरा किया जाए। किस बेसिस पे किया गया? क्योंकि वो उसकी सिस्टर थी और वो बेटी थी उस फादर की जिसको कि ये प्रॉमिस किया गया था, है ना। तो कोई भी कंसिडरेशन होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि वो प्रॉमिसी के तरफ से मूव हो या किसी अदर पर्सन के तरफ से मूव हो। नेक्स्ट केस था आपका चिन्नया वर्सेस रमैया का। ये केस क्या था, एक ओल्ड लेडी अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपनी डॉटर रमैया को गिफ्ट कर देती है ना। एक कंडीशन रखती है उसके बदले कि वो अपनी मौसी चिन्नया को एक सर्टेन सम ऑफ मनी एनुअली प्रोवाइड करेगी। मतलब वो अपने सारे प्रॉपर्टी को उसको दे देगी, लेकिन उस ओल्ड लेडी की बहन को उसको कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसे हर साल अपनी बेटी को देने को बोली थी। ठीक है, वो जो लड़की थी वो कुछ दिनों तक पैसे देती रही, लेकिन कुछ दिन के बाद पैसे देने से मना कर दी और ये प्ले की कोर्ट में कि भाई मैं इस पैसे को अब नहीं दूंगी। किस ग्राउंड पे उसने ये कहा? क्योंकि उसका ये कहना था कि चिन्नैया के तरफ से मुझे कोई कंसिडरेशन
नहीं मिल रहा, मतलब कि मैं तो उसको पैसे दे रही हूं पर मुझे क्या रिटर्न में मिल रहा है चिन्मया की तरफ से, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो कोर्ट ने इस प्ली को रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने ये डिसाइड करा कि जब ओल्ड लेडी ने प्रॉपर्टी दी थी तभी उसको उसका कंसिडरेशन मिल गया था, भले मौसी से मिले या ना मिले, लेकिन उसका जो कंसिडरेशन था वो उसको मिल चुका था। ठीक है, पहले ही मिल चुका था। दैट मीन्स कि आपका ये जो कंसिडरेशन था ये बिल्कुल ही वैलिड था, इसलिए उसका जो केस था वो रिजेक्ट कर दिया गया था कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट आपका क्या पॉइंट है, दैट इज कंसिडरेशन मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, है ना। हमने डेफिनेशन पढ़ा था ना, हैज डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग, और डज और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग, और प्रोमिसेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग indicates that the consideration may be either something done or not done in the past, or done or not done in the present, or promised to be done or not done in the future. मीन्स कि ये तीनों एस्पेक्ट में डील करता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। किसी काम के करने या नहीं करने को प्रेजेंट में भी डील करता है, किसी काम के होने या नहीं होने में पास्ट में भी डील करता है, किसी काम के होने या नहीं होने में फ्यूचर में भी डील करता है। ठीक है, मीन्स की कंसिडरेशन में भी प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर एक्ट, ये तीनों एक्ट में कंसिडरेशन होता है। अब पास्ट में देख लीजिए कैसे है, व्हेन प्रेजेंट प्रॉमिस कंसिडरेशन इज गिवन बिफोर द डेट ऑफ द प्रॉमिस देन इट इज कॉल्ड पास्ट कंसिडरेशन। प्रॉमिस क्या है, प्रेजेंट में किया जा रहा है, लेकिन कंसिडरेशन क्या हो रहा है, प्रॉमिस के पहले कंप्लीट हो चुका है, यानी कंसिडरेशन आपके प्रॉमिस के पहले हो चुका है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पास्ट कंसिडरेशन। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, ए रेंडर अ सर्विस टू बी, ए ने क्या किया, बी को एक सर्विस प्रोवाइड किया। आफ्टर अ वीक बी प्रॉमिस टू पे 2000 टू ए फॉर द सर्विस। अब देखिए ए ने सर्विस तो पहले ही प्रोवाइड कर दिया बी को, एक हफ्ते के बाद बी प्रॉमिस कर रहा है कि वो ए को 2000 रुपए देगा उस सर्विस के बदले, तो ये क्या हो गया, पास्ट कंसिडरेशन हो गया, क्योंकि जो सर्विस था वो पहले से प्रोवाइड कर दिया गया था, कंसिडरेशन पहले प्रोवाइड किया गया, उसके बाद प्रेजेंट में प्रॉमिस किया गया। यही चीज हमने देखा कि प्रॉमिस जिस डेट में किया गया उसके पहले ही कंसिडरेशन फुलफिल हो चुका था, तो इस तरीके के कंसिडरेशन को हम क्या बोलते हैं, पास्ट कंसिडरेशन। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट कंसिडरेशन। When consideration moves simultaneously with the promise, it is known as present or executed consideration. आप प्रॉमिस कर रहे हो और उसी टाइम कंसिडरेशन फुलफिल हो जाए, दैट इज प्रेजेंट और एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन। एग्जाम्पल देख लेते हैं, टीना बाइज एन आर्टिकल फ्रॉम अ शॉप एंड इमीडिएटली पे फॉर द सेम। टीना ने एक आर्टिकल दुकान से खरीदा और इमीडिएटली एक हाथ से खरीदा और दूसरे हाथ से उसके पैसे दे दिए। तो अब इस केस में क्या हो रहा है, जो कंसिडरेशन मूव कर रहा है वो टीना ने प्रेजेंट में ही दे दिया, यानी कि कंसिडरेशन को क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। सामान खरीदा और साथ ही साथ पैसे भी दे दिए, तो प्रेजेंट में सामान को खरीदा, प्रॉमिस किया और प्रॉमिस करते ही उस कंसिडरेशन को पूरा कर दिया, तो ऐसे कंसिडरेशन को हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट कंसिडरेशन। नेक्स्ट हमारा फ्यूचर कंसिडरेशन। व्हेन कंसिडरेशन फॉर अ प्रॉमिस मूव्स आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड। अब कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, प्रॉमिस हो चुका है, लेकिन प्रॉमिस होने के बाद कंसिडरेशन पूरा किया जा रहा है, तो ऐसे कंसिडरेशन को हम क्या बोलेंगे, फ्यूचर और एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। एग्जाम्पल देख लीजिए, ए हैज प्रॉमिस टू सेल एंड बी हैज प्रॉमिस टू पे। ए ने किसी चीज को बेचने की प्रॉमिस करी थी और बी ने प्रॉमिस क्या किया, पे करने का, मतलब ए ने बी को कुछ बेचा है और बी ने उसके बदले क्या प्रॉमिस किया है कि वो ए को पे करेगा। तो जब तक until the goods are actually delivered to B under the contract, the consideration is executory। मतलब कि जब तक ए बी तक सामान को पहुंचाता नहीं है तब तक बी भी अपने कंसिडरेशन को पूरा नहीं करेगा। मतलब कि ए अगर सामान पहुंचाएगा, डिलीवर करेगा, तभी तो बी पूरा करेगा पेमेंट। तो अभी कंसिडरेशन क्या है, फ्यूचर में होने वाला है। कंसिडरेशन कब मिलने वाला, फ्यूचर में, मतलब कि एग्जीक्यूटरी है, अभी पूरा
नहीं हुआ है, तो ऐसे कंसिडरेशन को हम बोलेंगे फ्यूचर कंसिडरेशन और एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। देखिए नेक्स्ट हमारा क्या पॉइंट है, कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल। एक कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए, लॉफुल नेचर का होना चाहिए, अगेंस्ट द लॉ या पब्लिक पॉलिसी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो वो वैलिड नहीं होगा, वो कैसा हो जाएगा, वॉइड और अनएनफोर्सिएबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक एग्जाम्पल देख लीजिए कि एक हस्बैंड है जिसकी वाइफ एक जलते हुए बिल्डिंग में अंदर है। ठीक है, तो वो एक रिवॉर्ड देता है, ऑफर करता है रिवॉर्ड कि भाई जो भी व्यक्ति उसकी वाइफ की डेड बॉडी या उसको जिंदा रेस्क्यू करके उस बर्निंग बिल्डिंग से निकाल करके लाएगा, उसको वो कुछ इनाम देगा। तो इस इनाम के लालच में एक फायरमैन जो होता है, जो आग बुझाने के लिए आता है, वो अंदर चला जाता है और उसकी वाइफ की डेड बॉडी को रेस्क्यू करके निकाल देता है। ठीक है, तो अब एज पर द प्रॉमिस उसको वो रिवॉर्ड दे दिया जाता है, लेकिन ये बात चली जाती है कहाँ, कोर्ट में। और फायरमैन, क्योंकि उस सिटी का फायरमैन था, वो लीगली बाउंड था कि भाई वो अपने जान को रिस्क में नहीं डालेगा किसी को भी रेस्क्यू करके निकालने में। तो लॉ के नजर में उसका किसी के डेड बॉडी को रेस्क्यू करने के लिए एक जलते बिल्डिंग के अंदर जाना सही नहीं था। यानी कि उसने लालच में अपने कंसिडरेशन के बिहाफ में ऐसा काम किया जो कि लॉफुल नहीं था। तो कंसिडरेशन क्या होना चाहिए, लॉफुल नेचर का होना चाहिए, पब्लिक पॉलिसी के तहत होना चाहिए, लॉ के अंदर आना चाहिए। लॉ के बियॉन्ड जाकर के अगर कोई कंसिडरेशन है तो वो वैलिड नहीं होगा। नेक्स्ट आपका क्या आता है, कंसिडरेशन मस्ट बी रियल। कंसिडरेशन जो है वो इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही फैक्चुअल होना चाहिए। मतलब कि वो कैसा होना चाहिए, रियल और पॉसिबल नेचर का होना चाहिए, जिसकी कि कोई वैल्यू लॉ के नजरों में हो। दैट मीन्स कि इट नीड नॉट बी एडिक्वेट टू द प्रॉमिस फॉर द वैलिडिटी ऑफ द अग्रीमेंट। अगर मैं बात करूं कि आप इस पूरे चीज को किस तरीके से कंक्लूड करेंगे, तो कैसे कंक्लूड करेंगे, कंसिडरेशन लीगली बाइंड्स अ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट आल्सो प्रोटेक्ट बोथ द पार्टीज फ्रॉम लॉसूट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। कंसिडरेशन क्या करता है, दोनों ही पार्टी को लीगली बाइंड करता है, साथ ही साथ प्रोटेक्ट करता है, किससे, लॉसूट से और मिसअंडरस्टैंडिंग से। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द कंसिडरेशन नेचर शुड ऑलवेज बी टैंजिबल, इवन एन इनटैंजिबल कंसिडरेशन इज इक्वली वैलिड कंसिडरेशन। ये बहुत ही जरूरी है जानना कि जो कंसिडरेशन का नेचर होता है, जरूरी नहीं है कि हर बार जो कंसिडरेशन होगा वो टैंजिबल ही होगा। इनटैंजिबल नेचर के कंसिडरेशन को भी इक्वली बराबर वैल्यू दिया जाता है एज वैलिड कंसिडरेशन। Contract considered many essential elements and lawful consideration is integral part or elements of valid contract। अब देखिए यहाँ पे जाते जाते मैं आपको एक क्वेश्चन दे करके जा रही हूं, आप बताइए कि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा, हाँ या ना में कौन सा वाला ऑप्शन आप चूज करेंगे, और साथ ही साथ रीजन भी जरूर बताइएगा। फर्स्ट है, पीटर promises to pay John an amount of ₹5 lakh if his car meets with an accident and get damaged more than 50% provided John pay him ₹25,000 per year for the next 10 years. Next है, Arjun promises to take care of Ravi's house while Ravi is away from work for 6 months provided he pay him ₹5,000 upon his return. Next, Rita promises to get Amita a job with the Indian government if Anita promises to pay her ₹20,000 when she get the job. इसमें से कौन सा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। और हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।